अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मौसम अली। मैं हूं तारिक महमूद। मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है इंडिया बजट 2023, डिफरेंस बजट, इसरो बजट, इनकम टैक्स बजट। तो ये जो बजट आ गया इंडिया का, तो जो इंडिया के टोटल खर्चे हैं ना, वो काफ़ी ज़्यादा ना पहले से बड़े हैं। सही। तो वीडियो देखते हैं और अपना रिव्यू कर देंगे। कौन करते हैं? 3, 2, 1 वीडियो स्टार्ट। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत के मेगा 550 बिलियन डॉलर के बजट के बारे में। दुनिया भर में आप देखोगे तो इसको डिस्कस किया जा रहा है कि पीएम मोदी का प्लान ये है कि इंडिया की इकोनॉमी को ये और आगे लेकर जाएंगे इस मैसिव बजट के साथ। अब यहाँ पे आप कहोगे ये तो डॉलर हो गए, इंडियन रुपीस में इंडियन बजट कितना ज़्यादा बड़ा है। तो इस बार का जो बजट है यहाँ पर टोटल खर्चा हो रहा है 45 लाख करोड़ रुपए का। जी हाँ, टोटल ये अमाउंट 45 लाख करोड़ रुपए हो गया। और पिछले साल से आप अगर कंपेयर करोगे तो हमारा बजट 7.5% बढ़ चुका है। अगेन मैं यहाँ पे बस एक्सपेंडिचर की बात कर रहा हूँ कि कितना पैसा सरकार खर्च करने का प्लान कर रही है फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में। और एक बार सोच कर देखो, 550 बिलियन डॉलर, इसको ना कंपेयर करोगे दुनिया की बड़ी कंट्रीज की इकोनॉमी से तो आप रियलाइज कर पाओगे कि भारत के बजट की बात दुनिया भर में क्यों होती है। आयरलैंड, नॉर्वे, नाइजीरिया, यूएई, इजिप्ट, बांग्लादेश, इन सब कंट्रीज की टोटल जो इकोनॉमी है ना, जी हाँ इकोनॉमी, इन सब देशों की इकोनॉमी उनसे ज्यादा बड़ा है भारत का बजट। हालांकि अब ये जो लिस्ट है देख के लगता है कि वाह, जितनी इनकी इकोनॉमी नहीं है उतना तो बस हम खर्चने वाले हैं आने वाले फाइनेंशियल ईयर में। जी हाँ, सुनने में काफी अच्छा लगता है, मगर साथ ही साथ ना हमें खुद को एक रिमाइंडर ये भी देना होगा कि जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, यूएसए है, उस देश का जो डिफेंस बजट है ना, यही आपको मिलेगा करीब 780 बिलियन डॉलर का। तो जितना यूएस अपने डिफेंस पे खर्चता है ना, उससे काफी कम तो हमारे पूरे साल का बजट होता है। और अगर वैसे आप ये जानना चाहते हो कि यूएसए का बजट क्या होता है, जैसे हम लोग ये 45 लाख करोड़ रुपए खर्चेंगे पूरे देश पर, इसमें हमारा डिफेंस, खाना पीना, एनवायरनमेंट वगैरह सब कवर हो जाएगा, अमेरिका का बजट कितना होता होगा? तो देखो, यूएसए का बजट रहता है रफली 6.7 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स के आसपास। और साथ ही साथ ये भी याद रखना, उनकी आबादी भी 35 करोड़ के आसपास है, हमारे यहाँ 140 करोड़ लोग हैं। और फिर चाइना की तरफ अगर हम देखें तो चाइना का जो टोटल बजट है, जितना ये लोग खर्चेंगे आने वाले एक साल में, ये रहेगा 3.5 से लेकर 3.7 ट्रिलियन डॉलर्स के आसपास। तो यूएसए चाइना के बजट तो देखिए अलग ही गैलेक्सी में होते हैं, मगर इन दोनों कंट्रीज के बाद अगर किसी देश के बजट को इंटरनेशनल मीडिया प्रॉपर कवरेज देता है तो वो है इंडिया। और इसका एक बहुत ही सिंपल रीजन है, क्योंकि इंडिया मेजर इकोनॉमीज में दुनिया की सबसे तेजी से ग्रो करने वाली इकोनॉमी है। आईएमएफ ने प्रोजेक्शन करी है कि इंडिया की फास्टेस्ट ग्रोथ रेट रहने वाली है आने वाले समय में 6.1% के आसपास इंडिया लगातार ग्रो करता रहेगा। तो आप इमेजिन करके देखो, एक ऐसा देश जहां पर विदेशी निवेशक बहुत सारा पैसा डालते हैं, जो ग्लोबल ग्रोथ को आगे धकेल रहा है, उस कंट्री की सरकार कैसा बजट बनाएगी? क्या ये आने वाले 5-10 साल के बारे में सोचकर बजट बनाएंगे, या फिर अभी के लिए जनता को खुश करने के लिए पैसे बांट देंगे? ये हमेशा एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन मार्क रहता है इंडिया के बारे में। और इस बार का जो बजट है, मैं कहूंगा काफी हद तक बैलेंस करने की कोशिश करी है सरकार ने, कि जनता को भी थोड़ा बहुत कुछ मिल जाए और साथ ही साथ देश की जो ग्रोथ है ये भी लगातार आगे बढ़ती रहे। अब एक क्वेश्चन आप यहाँ पे मुझसे पूछोगे कि मैंने जो ये अमाउंट कोट किया जी 45 लाख करोड़ रुपीस, ये हमारा एक्सपेंडिचर है, ये सरकार ने खर्चा है। तो पूरा जो बजट होता है, जो निर्मला सीतारमण जी पार्लियामेंट में खड़ी होकर स्पीच देती है, उस बजट में सिर्फ यही बात होती है कि 45 लाख करोड़ रुपीस को हम कैसे खर्चेंगे? तो इसका आंसर है नहीं। पहली बात तो देखो, बजट जो वर्ड है ना, ये ऑफिशियली गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट में इस्तेमाल होता नहीं है। ये आप कह लीजिए मीडिया में या फिर कैजुअल टॉक में हम इस्तेमाल करते हैं। जो प्रॉपर डॉक्यूमेंट सरकार रिलीज करती है उस पर लिखा होता है जी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सरकार बेसिक बात ये बताती है कि कितना पैसा हमारे पास आया, कितना पैसा हम खर्चेंगे, और एक डेफिसिट क्या क्रिएट हो चुका है। डेफिसिट मतलब के अभाव। अब भारत का फिस्कल डेफिसिट इस बजट के टाइम में है 5.9%।
5.9% का मतलब ये है कि भारत की सरकार जितना कमा रही है, चाहे जहां से कमा रही हो, चाहे ब्रह्मोस बेच के कमा रही है या फिर आप और मैं जो टैक्स देते हैं उससे कमा रही है, इनडायरेक्ट टैक्स से कमा रही है, जो भी इनके पास रेवेन्यू आ रहा है इसको ये माइनस कर देते हैं टोटल एक्सपेंडिचर से, कितना खर्चा हो रहा है, और उसके बाद निकल के आता है हमारा फिस्कल डेफिसिट। और अभी हमारा फिस्कल डेफिसिट है करीब 5.9%, मतलब कि जितनी आमदनी है उससे ज्यादा खर्चा हमारा हो रहा है। और ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पहलू है जिसको पूरी दुनिया देखती है कि भारत का फिस्कल डेफिसिट क्या रहने वाला है। क्योंकि अगर एक कंट्री का फिस्कल डेफिसिट धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाता है ना, तो मतलब कि वो देश लॉन्ग टर्म में स्ट्रांग रहेगा। जो कमजोर देश होते हैं, जिनकी अर्थव्यवस्था बहुत ज्यादा खराब होती है, उनके फिस्कल डेफिसिट आप देखोगे 22%, 25% के आसपास चले जाते हैं। एग्जांपल के लिए बता रहा हूं कि श्रीलंका में ना जब फिस्कल डेफिसिट पहुंच गया था 11% के आसपास, उसके बाद हम सबने देखा कि किस तरीके से पूरे देश में एक आर्थिक संकट आ गया था। तो खैर, इस फिस्कल डेफिसिट को देख के जरा डरिएगा मत। याद रखिएगा कि भारत के पास बहुत सारी विदेशी मुद्रा भंडार भी है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी है, तो इस फिस्कल डेफिसिट को हम मैनेज कर सकते हैं। और सरकार का प्लान तो ये है कि 2025-26 तक ना इस फिस्कल डेफिसिट को हम 4.5% के आसपास लेके आएंगे। ये फिस्कल डेफिसिट जितना कम होगा उतना विदेशी निवेश भारत में बढ़ता रहेगा। और ये बात देखिए, हमारे देश के बजट में हमारी वित्त मंत्री हमको बताती है कि देश का फिस्कल डेफिसिट अभी इतना है, यहां से पैसा आ रहा है, यहां पे हमने पैसा खर्चा है। फॉर एग्जांपल यहां पे आप देख पाओगे ये बेसिक इनकम और एक्सपेंडिचर का ग्राफ है। सबसे ज्यादा सरकार के पास आज के समय पैसा कहां से आ रहा है, यहाँ पे आप देख पाओगे बोरोइंग्स और अदर लायबिलिटीज से। जी हाँ, हमारे बजट का एक बहुत ही बड़ा परसेंटेज बनता है उधार से। अभी जो रिसेंट बजट आया है उसमें भी बताया गया कि सरकार ने 14,21,000 करोड़ रुपए ये उधार लिए हैं। ये उधार वेरियस तरीके से होता है, काफी बार बॉन्ड्स के जरिए होता है, काफी बार वर्ल्ड बैंक के जरिए होता है, और ये हर जगह कॉमन आपको मिलेगा। यूएसए भी यही करता है, चाइना भी यही करता है। इसको देखकर घबरा मत जाना, क्यों हमको तो उधार लेके चलाना पड़ता है। पूरी दुनिया ही ऑलमोस्ट ऐसे चल रही है। एक्चुअली दुनिया से कंपेयर करके आप अगर देखोगे तो भारत के बजट में जो बोरोइंग का कंपोनेंट है, उधार का कंपोनेंट है, ये बहुत कम मिलेगा कंपेयर टू यूएसए एंड चाइना। और सरकार आने वाले समय में और 15,40,000 करोड़ रुपए का उधार एक्स्ट्रा उठाएगी। और इसलिए आपने एक बात देखी होगी, काफी बार ये जो ग्राफिक्स है, अगर आप ट्विटर पे देखोगे और जगह देखोगे, एक यहां पर लिखा होता है कि रुपी गोज टू, के खर्चा कहां पे हो रहा है। इंटरेस्टिंग बात देखिए, यहाँ पे लिखा है कि अगर मान लो सरकार के पास 1 रुपया खर्च करने के लिए, तो उसमें से 20 पैसे जाते हैं इंटरेस्ट पेमेंट्स में। ये जो इंटरेस्ट पेमेंट्स है ना, ये वो पेमेंट है जो सरकार को करनी पड़ती है उधार लेने के बाद। उधार आपने उठा लिया, उसके बाद जो इंटरेस्ट पेमेंट्स आप करते हो वो भी सरकार का एक्सपेंडिचर ही होता है। हर साल सरकार का आप कह लीजिए 20% पैसा तो इंटरेस्ट पेमेंट में निकल जाता है। फिर सेकंड नंबर पे जो मेन खर्चा आता है वो है स्टेट शेयर का। जो हमारे देश के राज्य हैं, बिहार, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, इन सब की जो सरकारें हैं, इनको भी सरकार पैसा देती है यूनियन बजट से। तो 18% तो ले जाती है स्टेट्स। तो यहीं पे आप कह लीजिए ऑलमोस्ट 40% तो आपका खर्चा यहीं पर निपट गया। उसके बाद हम देखते हैं बाकी खर्चा कहाँ पे होता है ना। अब यहाँ पे आप अगर सोच रहे हैं वाह, मतलब कि इंटरेस्ट पेमेंट में 20 पैसे उड़ गए, 18 पैसे यहाँ पे उड़ गए, 38 ये हो गया, तो अब इसके बाद अब एक बड़ा कंपोनेंट क्या बचा है। अब नोटिस करो, यहाँ पर ये लिखा है कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के लग जाते हैं 9 पैसे, सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स के लग जाते हैं 17 पैसे। मतलब कि 26 पैसे आपका जो 1 रुपया है ना जो आपको खर्चना है, उसमें से 26 पैसे और आपके चले गए केंद्र सरकार की बहुत सारी स्कीम्स है। फॉर एग्जाम्पल महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, ये तो खैर एक बड़ी स्कीम है। इसी की तरह किसानों के लिए, आर्टिस्ट के लिए, मजदूरों के लिए वेरियस जो स्कीम्स निकालती है भारत सरकार, उस सब में चला जाता है बहुत सारा खर्चा। तो 26 पैसे यहाँ पे आपके चले गए। उसके बाद हम आते हैं धीरे धीरे डिफेंस पर, पेंशन पे, बाकी एक्सपेंडिचर पे, जहां पे आपका एजुकेशन, हेल्थ वगैरह भी आता है। और भारत का डिफेंस बजट कितना बड़ा है ये देखो, दुनिया भर में न्यूज बनाता है। ठीक है, लोग पढ़ते हैं कि अच्छा इंडिया का डिफेंस बजट इतना बढ़ गया है, 10% बढ़ गया, 5%, 13% बढ़ गया। तो अब यहाँ पे आप देख पाओगे आर्टिकल है कि डिफेंस बजट रेस्ड 13% टू 5.93 लाख करोड़ रुपीस।
और ये बात सिर्फ इंडिया में नहीं, पाकिस्तान में भी न्यूज़ में आती है, इवन चाइना में भी। चाइना पाकिस्तान में आप देखोगे वो लोग काफ़ी इंटरेस्ट लेते हैं इस बात पर कि इंडिया का डिफेंस बजट कितना बढ़ाया गया है। अब यहाँ पे आप देख पाओगे, ये पाकिस्तान का न्यूज़ आउटलेट है, ये लोग कह रहे हैं कि इंडिया ने अपना जो डिफेंस बजट है ये अब कर दिया है $72.6 बिलियन एमिड टेंशंस विद चाइना। अब देखो, दूर से देखने में लगता है कि जी ठीक है, इंडिया का जो डिफेंस बजट है 13% बढ़ गया, बट एक सैड रियलिटी हमको यहाँ पर यह समझनी होगी कि यहाँ पर जो मैक्सिमम हमने इंक्रीज किया है ना, ये किया है सैलरीज और पेंशन्स में। इसका मतलब अब ये नहीं है कि भारत ने जरा पैसा एलोकेट कर दिया है कैपिटल एक्सपेंडिचर में, मतलब कि अब हम बहुत ज्यादा डिफेंस इक्विपमेंट परचेज करेंगे, S-500 परचेज करेंगे, रफाल के बाद F-35 परचेज करेंगे। नहीं, ये जो आप इंक्रीज देख रहे हो, आप यही समझ लो कि जो सैलरी और पेंशन जाती है हमारे करंट सोल्जर्स को और रिटायर्ड सोल्जर्स को, उसमें जो इंक्रीज हुआ है उसको एडजस्ट किया गया है। तो वैसे जो ये 13% की हाइक है ना, ये काफी नहीं है। इंडिया को जल्दी से जल्दी आने वाले 4 से लेकर 5 सालों में ये इंश्योर करना होगा कि हमारा डिफेंस बजट एटलीस्ट $100 बिलियन जाए, क्योंकि 100 बिलियन ही वो अमाउंट है जहां पे आप पेंशन, सैलरी का जो कंपोनेंट है वो कवर करके अपने देश की मिलिट्री को मॉडर्नाइज भी कर सकते हो। तो डिफेंस बजट में जो ये 13% की हाइक है, ये देखकर एज्यूम मत कर लेना कि बहुत बड़ी तरक्की हुई है, अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। अब इंडिया के डिफेंस सेक्टर का खर्चा अपने आप में ठीक ठाक होता है, 6 लाख करोड़ का, ऑलमोस्ट 6 लाख करोड़ का तो खर्चा यहाँ पे हो गया। मगर इसके अलावा ना दुनिया एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट खर्चे पर ध्यान रखती है भारत के बजट में, ये है कैपेक्स। जब हम बात करते हैं कैपेक्स की, तो इसका मतलब होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। दुनिया भर के निवेशक, दुनिया भर के पूंजीपति भारत में ये देख रहे होते हैं कि सरकार कैपेक्स में कितना खर्चा बढ़ाएगी, क्योंकि कैपेक्स का मतलब होता है कि एक देश में बिल्डिंग्स में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, इक्विपमेंट में, स्कूल्स में, हर जगह आप कितना जरा खर्च करने को तैयार हैं। तो सरकार ने जो कैपेक्स का टारगेट है, कैपिटल एक्सपेंडिचर का टारगेट है, ये 33% बढ़ाकर अब कर दिया है 10 लाख करोड़ के भी ऊपर, जिसका मतलब हमारी जो टोटल जीडीपी है इसका 3.3% हम खर्चने वाले हैं कैपेक्स में। अब वैसे देखने में काफी ज़रा लगता है, क्योंकि पिछली बार हमारा जो कैपेक्स था जीडीपी के हिसाब से ये 2.7% था ऑफ द टोटल जीडीपी। तो जो ये बढ़ोतरी हुई है, दुनिया भर के निवेशक इसको वेलकम करेंगे। भारत की जो ग्रोथ स्टोरी है उस पर लोगों का विश्वास बढ़ेगा। मगर मैं आपको बता दूं, चाइना जहां पर पहुंच चुका है ना, वो इतने कम कैपेक्स के साथ नहीं पहुंचा। आप अगर चाइना की ग्रोथ स्टोरी की हिस्ट्री देखोगे, तो जब से इनका बजट 1 ट्रिलियन के आसपास का पहुंचा पहली बार, तब से ना इन्होंने कैपेक्स पे जो स्पेंडिंग हुई है ये 4 से 5% रखी। फिर एक ऐसा समय भी आया जब चाइना ने कैपेक्स की स्पेंडिंग 6 से 8% के ऊपर भी कर दी थी। इन्होंने इतना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप किया कि देश में इनके रोजगार बढ़ा बहुत ज़्यादा, इनके कई गांव ट्रांसफॉर्म हो गए, बहुत सारे एक्सप्रेसवे बन गए। तो ये देखकर देखिए, अब मैं क्या बोलूँ आपको, अब यहाँ पर मैं ये कहूँगा कि कुछ हुआ नहीं है, ये भी गलत होगा, क्योंकि कैपेक्स का टारगेट जब आप बढ़ा देते हो 33%, तो ये अपने आप में एक बड़ा पुश है। मगर ये ना मेरे हिसाब से एटलीस्ट इंडिया के लिए होना चाहिए टोटल जीडीपी का 4 से लेकर 5% के आसपास, क्योंकि यहीं पे आप नींव रख रहे हो कल के भारत की। जितना कैपिटल एक्सपेंडिचर आपका होगा, जितनी जल्दी आप भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड क्लास बनाओगे, उतना ही ज़्यादा भारत आकर्षित करेगा दुनिया भर के निवेश को। और ना सिर्फ निवेश को, अगर आपको भारत में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ानी है, आपको वियतनाम को टक्कर देनी है, आपको इंडोनेशिया को टक्कर देनी है, तो उसके लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाना होगा। उसके अलावा देश में लिटरेसी बढ़ानी है, स्कूल्स आपको बढ़ाने हैं, उस सब के लिए भी कैपेक्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर हमारा टारगेट है कि इंडिया लगातार एक बहुत ज़्यादा हाई ग्रोथ रेट के साथ आगे बढ़ता रहे, तो उसमें होगा एक बहुत ही बड़ा रोल रेलवे का, क्योंकि रेलवे में इंफ्रास्ट्रक्चर अगर बेहतर होता है, सरकार रेलवे में पैसा खर्च रही है, तो इसका मतलब ये है कि ज़्यादा लोग घरों से बाहर निकलेंगे, ट्रैवल करेंगे, कम्यूट करेंगे, जॉब करने के लिए जाएंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी। उसके अलावा आप अगर मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में हैं, तो आपका जो फ्राइट कॉस्ट है ये भी कम होगा। आप माल एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कम खर्चे में पहुंचा सकते हैं। और इस बार देखो, सरकार ने ना क्लियर इंडिकेशन दे दी है कि इंडिया ग्रोथ के पीछे भाग रहा है। एक बार को हम बहुत सारा पैसा अपनी जनता पे ऐसी बस स्कीम्स में नहीं बांटेंगे, मगर लॉन्ग टर्म के लिए हम निवेश करेंगे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर में। इसलिए इस बार के बजट में ये भी देखा गया
कि रेलवेज को मिला है हाईएस्ट एवर कैपिटल आउटले 2.4 लाख करोड़ रुपीस का। भारत के इतिहास में देख लो तो इतना ज्यादा कैपिटल आउटले रेलवे को कभी मिला नहीं था। और देखोगे इंडिया ना 2020 के आसपास तो सिर्फ 1 लाख करोड़ के आसपास खर्चता था रेलवे पर, अब ये अमाउंट शूट करके डबल से भी ऊपर जा चुका है। तो रेलवे है एक ऐसा सेक्टर जहां पर सरकार बिल्कुल पैसा खर्चने को तैयार है, निवेश करने को तैयार है। और इंटरेस्टिंग बात देखिए, जैसे ही रेलवे मिनिस्ट्री को पता लग गया कि इनको बहुत सारा पैसा मिलने वाला है इस बजट में, इन्होंने एक बड़ी अनाउंसमेंट कर दी वंदे मेट्रो की। वंदे भारत तो ऑलरेडी वंदे भारत ट्रेन तो चल रही है, वंदे मेट्रो ना एक मिनी वर्जन होगा वंदे मेट्रो का। और वंदे मेट्रो के अंडर कोशिश ये होगी कि जो हमारे बड़े शहर हैं वहां पर जो लास्ट माइल कनेक्टिविटी है, कि मतलब कि किसी आदमी को काम पे जाना है, उसको कहीं और ट्रैवल करना है, उसकी सहूलियत के लिए वंदे मेट्रोस बनाई जाएंगी ना। फिर हम आते हैं इनकम टैक्स पे। देखिए ये भी ग्रोथ को बूस्ट करने का एक जरिया होता है, क्योंकि जब आम इंसान के हाथ में ज़रा पैसा होगा, वो ज़रा पैसा खर्चेगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी, तो सरकार देखिए बहुत लंबे समय से विचार में थी कि इनकम टैक्स स्लैब में थोड़ी सी छूट दी जाए, आम आदमी के हाथ में एक्स्ट्रा पैसा आए। मगर देखो इन्होंने कोशिश करी है, मगर ज़्यादा इम्पैक्ट ना इसका दिखा नहीं है। अब इस बार आप अगर देखो तो सरकार ने अपनी तरफ से जो 2 इनकम टैक्स के रिजीम है, देखो इनकम टैक्स अगर आपको पे करना है ना तो उसके लिए 2 तरीके हैं। एक तो सरकार कहती है कि ओल्ड सिस्टम है, एक सरकार ने नया सिस्टम बना रखा है। तो जो नया सिस्टम है उसके अंडर सरकार ये कह रही है कि अगर एक आदमी 7 लाख तक कमाता है, 7 लाख 1 रुपया नहीं, सिर्फ 7 लाख तक अगर वो साल में कमाता है तो उसको टैक्स पे करने की जरूरत ही नहीं है, 0 टैक्स। ठीक है, सारा पैसा आपका अपने हिसाब से खर्चो। आपकी सैलरी अगर जाती है जी मान लो 7,50,000, 7 लाख के ऊपर जाती है, 1 पैसे भी ऊपर जाती है, तो सीधा आप आ जाओगे टैक्स ब्रैकेट के अंडर। मगर अब प्रॉब्लम ये होगी इसमें कि आपको पहले जो एडिशनल टैक्स के बेनिफिट मिलते थे वो सब नहीं मिला करेंगे इसमें। जैसे फॉर एग्जांपल आपने अगर होम लोन ले रखा है तो होम लोन की किस्तें जो आप चुकाते थे उसमें भी आपका टैक्स बच जाता था, तो यहाँ पे आप उस तरीके से टैक्स नहीं बचा पाओगे। तो इससे क्या होगा कि देश में जो 14% की आबादी है जो 3.5 लाख से लेकर 17 लाख कमाती है, उसको हम कहते हैं कि मिडिल क्लास में आते हैं। 17 लाख से ऊपर रिच की कैटेगरी में आप डाल सकते हो उनको। तो इनको थोड़ा बहुत बेनिफिट देने की कोशिश करी गई है, मगर सिंस जो भी यहाँ पे ये 7 लाख तक की छूट है ये नई टैक्स रिजीम के अंडर है ना, इसमें अगर मान लो कि एक आदमी कमाता है 9-10 लाख रुपए साल के तो उसको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा नहीं, क्योंकि बाकी जो वेरियस टैक्स रिडक्शन थी वो उस पर अभी अप्लाई करेगी नहीं ना। ये तो मैंने आपको बताई है मेन बड़ी हाईलाइट्स इस बजट की। मगर इस बजट में और भी बहुत सारे छोटे छोटे कंपोनेंट्स हैं, छोटी छोटी स्कीम्स हैं जो सरकार ने कहा है कि सप्तऋषि प्लान के अंडर आती है। यहाँ पे आप देख पाओगे गवर्नमेंट अनवील्स सप्तऋषि प्लान। सरकार कहती है कि हमारे इस बजट की 2023 के बजट की टोटल 7 प्रायोरिटीज है। और ये प्रायोरिटीज कौन कौन सी हैं? एक तो इंक्लूसिव डेवलपमेंट होगी तो जी सबकी होगी। डिजिटल पब्लिक इंफ्रा फॉर एग्रीकल्चर, देखो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे शहरों में बन चुका है मगर एग्रीकल्चर में हम इसको इतना भी यूज नहीं कर रहे, तो इसको सरकार पुश देगी। उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट वो मैं आपको बता चुका हूँ, केपेक्स में हमने बढ़ोतरी करी है। फिर अनलीशिंग पोटेंशियल, ये बहुत गोल बड़ी टर्म है कि पोटेंशियल अनलीश करना है, उसके लिए कुछ स्कीम्स उन्होंने लॉन्च करी है। फिर ग्रीन ग्रोथ के जो भी डेवलपमेंट हो उससे एनवायरनमेंट को लॉस ना हो, क्लाइमेट चेंज में नेगेटिव इम्पैक्ट ना आए। और फाइनली फाइनेंशियल सेक्टर को भी हेल्प करेगी सरकार। अब इस सब में ना पर्सनली आप मुझसे पूछोगे अच्छा रहता कि अगर सरकार जॉब्स के लिए ना एक अलग से मेंशन करती कि नौकरियां और हम क्रिएट करेंगे, उसके लिए हम अलग से मेंशन कर रहे हैं। बट इस पूरे बजट में आप देखोगे ना तो जॉब्स पर, एम्प्लॉयमेंट पर बहुत ज्यादा एम्फेसिस नहीं था। मगर सरकार ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर पर काफी फोकस किया इस बजट में, वो है एजुकेशन। एनहेंस्ड एजुकेशन एक्सपेंडिचर जो है अब ये 2.9% हो चुका है टोटल जीडीपी का, जो इंप्रूवमेंट है मेरे हिसाब से बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट है। और सरकार ने ये भी कहा है कि एक नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी बनाई जाएगी। इसके अंडर क्या होगा कि हमारे देश के जो बच्चे हैं उनके लिए दुनिया भर से, जी हाँ दुनिया भर से जो भी क्वालिटी बुक्स हैं वेरियस लैंग्वेजेस में, वेरियस टॉपिक्स की, ये अवेलेबल करवाई जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट में इस नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी के अंडर। अब आप यहाँ पे कहोगे सब कुछ डिजिटल ही होगा। देखिए कई जो हमारे गांव हैं जहाँ पर अभी इतने कंप्यूटर्स हैं नहीं, तो वहाँ पर पंचायत और वार्ड लेवल पे कोशिश की जाएगी कि फिजिकल लाइब्रेरीज बनाई जाए ना। पर्सनली आप मुझसे पूछें इस मामले में ना ठीक है एक स्टेप हम ले रहे हैं मगर बहुत पीछे रह गए हम।
चाइना में आप देखोगे वर्ल्ड क्लास लाइब्रेरीज बना चुके हैं और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एक एजुकेटेड समाज बनाने का, एक ऐसा समाज जो प्रोग्रेसिव सोच रखता हो। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख पाओगे ये चाइना में तिनजन एक एरिया है, वहां पर इन्होंने ये लाइब्रेरी बनाई है। ये होती है लाइब्रेरी, ये होती है इन्वेस्टमेंट। इससे देखिए आप लोगों की जो जिज्ञासा है किताबों के प्रति, ज्ञान के प्रति, या बढ़ाते हैं, समाज में एम्पैथी जागती है। क्योंकि याद रखिएगा एक समाज जितना पढ़ेगा, जितना एजुकेटेड होगा, उतना आप देखोगे ओवरऑल वहाँ पे वुमेन एम्पावरमेंट होगी, लोग ज़्यादा पीसफुल तरीके से रहेंगे। तो ये सब देखिए अगेन चाइना इस मामले में हमसे बहुत ज़्यादा आगे है और इंडिया को भी कहीं ना कहीं कोशिश करनी चाहिए कि ऐसी लाइब्रेरीज हम बनाए। मैं तो कहता हूँ कि हर राज्य में ना एक मेगा लाइब्रेरी होनी चाहिए जहाँ पे बहुत सी बुक्स अवेलेबल है, क्वालिटी बुक्स अवेलेबल हो। वहाँ पे डिजिटल फॉर्म में आप बुक पढ़ लो, फिजिकल फॉर्म में बुक पढ़ लो, ऑप्शन होनी चाहिए इसकी। तो अपने आप में ये वेलकम स्टेप है, मगर अगेन मैं कहूँगा टू लिटल टू लेट। ना आप यहाँ पे मुझे कह सकते हैं कि सर आप थोड़ा सा ना नेगेटिव पॉइंट ज़रा बता रहे हो यहाँ पे। देखो ऑनेस्टली बताऊँ, पॉजिटिव पॉइंट्स मुझे इतने ज़रा दिखे नहीं बजट में। एक और नेगेटिव पॉइंट मुझे ये भी दिखा, मैं चाहता था कि सरकार कुछ तो यहाँ पे एक प्रोग्रेस दिखाती, कुछ एक इम्प्रूवमेंट दिखाती, मगर उल्टा काम हो गया। इसरो का बजट कम हो गया है। आप यकीन करेंगे डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस को अब 12,500 करोड़ रुपए मिले हैं, पिछली बार से 8% कम। कितनी अजीब बात है। अगेन देखो आई एम श्योर कि इसरो और डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के पास जो भी प्लान्स हैं वो इतने अमाउंट में कवर हो जाएंगे, ये सोच के ये जो होता है बजट में एलोकेशन की जाती है। मगर इससे मैसेज कितना खराब जाता है कि इसरो का बजट कम कर दिया। मैं कहता हूँ इसरो का बजट जितना पहले था उतना ही रखते। कम करना ना एक बहुत ही नेगेटिव साइन भेजता है। तो अगेन मैं कहूँगा कि इसरो का बजट धीरे धीरे हमको इंक्रीज ही करना चाहिए। चाहे आपके अगर ऑपरेशंस कम हो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्च हो, ये एक ऐसा सेक्टर है जहां पर इंडिया जितना खर्चेगा लॉन्ग टर्म में उतना बेनिफिट मिलेगा। और इस सब के अलावा देखिए कुछ बहुत ही छोटे लेवल पर स्कीम्स लॉन्च करी गई हैं, उस पर मैं कोशिश करूंगा कि बाद में शॉर्ट वीडियोस बना दूं या फिर जो एमसीक्यू की वीडियो आती है उसमें आपका कवर करा दूं। मगर ओवरऑल बजट की जो मेन हाईलाइट्स है इस वीडियो में मैंने यहाँ पर कवर कर दी है। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी, बैंक, यूपीएससी, आप सिंपली परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी के क्वालिटी कोर्सेज, जिससे घर बैठ के आप तैयारी कर पाएंगे। और ये कोर्सेज परचेज करने के लिंक्स नीचे आपको मिलेंगे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में। यहाँ पे कमेंट पिंड होगी। फॉर एग्जांपल आपको परचेज करना है यूपीएससी का कोर्स, तो यूपीएससी के लिंक पर जाइए और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अनअकैडमी का यूपीएससी कोर्स, जिससे प्रीलिम्स और मेंस जो है आपका ये प्रॉपरली कवर हो जाएगा। ये कोर्सेज आपको मिलते हैं 6 महीने, 3 महीने, 9 महीने, 12 महीने और इवन 36 महीने के लिए। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं ये कभी भी पेमेंट कर देना। सिंपली यहाँ पर कोड यूज करिए PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलोइंग। सीधा फ्लैट 10% आपको डिस्काउंट मिलेगा। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। चलो जी वीडियो खत्म हो गई। ये ना वाकई बजट का ना लोगों को ध्यान होता है कि बजट जो है वो क्या बजट निकलेगा, घाटे का निकला है या फायदे का निकले, जो मुनाफे का निकला है। तो इंडिया का जो बजट था इसमें घाटे के निकला, लेकिन जो कुछ सेक्टर उनको जो है उनका बजट बढ़ाया गया है और इसरो का खास करके वो घटाया गया 8%, वो पिछले साल से भी कम किया गया। तो समझ नहीं आ रही ना कि क्यों, या तो वो काम अच्छे से ना कर रहे हैं। आर्मी का डिफेंस बजट जो है वो बढ़ाया गया, 13% बढ़ाया, वो बहुत बढ़िया है। बढ़िया तो है, सब सेक्टर में बढ़ाया है, ऐसा तो नहीं है, लेकिन इसका क्यों कम किया? चलो वहां पर जहां पर स्टेबल था वहीं रखते। अब महंगाई भी बढ़ी है। हाँ, तो सवालिया निशान तो बन गया ना। सही बात। भी कौन सी प्रॉब्लम आ गई कि उसका बजट इन्होंने कम कर दिया? तो इन्होंने तो पाकिस्तान से भी हद कर दी। तलीम का बजट इन्होंने कम, पाकिस्तान ने कम किया। इंडिया में एक जो इदारा वो ही तो कमाल कर रहा था, तो उसको उसका बजट कम कर दिया। भाई अमेरिका का मुकाबला करता है। सही बात है। अभी वो पिछले दिन तो होगी ना इस बात कि वो भी इसरो में भाग लेगा, मिलके वो कुछ मिशन करेंगे। हाँ, इनकी तरक्की के लिए मतलब कि वर्क इनका होगा, थोड़ा सा टच करके क्रेडिट लेना, साथ में मिलकर वो काम करेंगे। तो इंडिया का बजट सही रहा, लेकिन फिर भी घाटे में रहा, क्योंकि जो खर्चे जो इस दफा बहुत ज्यादा बढ़े हैं। 45,000 करोड़
45 लाख करोड़ का। 45 लाख करोड़। Oh my God! 45 लाख तो करोड़। 45 लाख करोड़ का ये बजट है, तो ये बहुत ही बड़ा है। वो जी। देख रहे थे ना कि इंडिया का इतना बड़ा बजट है और हमारी उतनी इकोनॉमी नहीं लेकिन है। हैरानी है यार, अमेरिका 7.5 तो 773 लाख करोड़। वो ट्रिलियन है, नहीं वो ट्रिलियन है, दूसरा बिलियन है। बिलियन में ही है जो वो सिर्फ अपनी डिफेंस बजट पर लगाता है। मतलब इनके टोटल बजट से इतना ज्यादा वो बिलियन, 750 बिलियन सिर्फ अपने डिफेंस बजट पर खर्च तो करता बेसिक है। भी सुपर सुपर पावर पावर। तो वही है ना। तो पूरी दुनिया में न्यूक्लियर वेपन वाली सबमरीन भी, तो उसकी एयरक्राफ्ट कैरियर फ्री गेट सारा कुछ उसके ही फिर रहे। कितनी जगह हर कंट्री में तो उसने बेस बना रखे हैं। हर कंट्री के साथ पंगा भी ले रखा है उसने। तो वो ऐसे तो नहीं दिया, ऐसे तो नहीं बजट की वो बेस कभी पर ही दिया। इतने बिलियन जो यूक्रेन को दे दिए, इतने बिलियन पाकिस्तान को दे दिए, इतने वो इसी खाते में लगते हैं। हाँ, तो जो जैसे उनके डिफेंस में ही आ सारे जाते हैं। सारा कुछ वो आता है, डिफेंस में ही आता है। सही सही सही। तो इकोनॉमी भाई साहब इंडिया अमेरिका का मुकाबला ही नहीं बनता, क्योंकि उसकी ना economy जी तो ना। 22 ट्रिलियन की है। चाइना से नहीं बनता भाई साहब। सही बात है, चाइना से नहीं बनता। चाइना उसका इतना 3 ट्रिलियन का तो आगे बजट है। है। तो अमेरिका का तो कंसेप्ट जो, हाँ भाई पाकिस्तान कर सकता है वो कीमतों में थोड़ा सा ना। नहीं पाकिस्तान का इतना बजट नहीं। नहीं, बजट पाकिस्तान नहीं, का तो तो क्या 8 बात ट्रिलियन कर का रहा है, हूँ। सिर्फ डिफेंस बजट है, दूसरा आर्मी का। इंडिया का तो काफी है। वो सर बोल रहे थे ना नहीं, कि वो जिस लिहाज से इंडिया और चाइना का कंपेयर नहीं ना कर सकते, इस लिहाज से आप इंडिया और पाकिस्तान का भी नहीं कर सकते। बहुत ही फर्क है, बहुत ही नहीं, ज्यादा इंडिया सही बात है, लेकिन बड़ा जिस country हिसाब से है, ग्रोथ रेट economy इंडिया के चल रही है ना, हाँ। ऑब्जर्वेशन भी उस हिसाब से ठीक है भाई। जहाँ जहाँ उनको फायदा नजर आ रहा है वहाँ का बजट उन्होंने बढ़ाया भी है। एजुकेशन देख लो, उसके अंदर हो। लेकिन एक तो तरीके से infrastructure पाकिस्तान के वाले ऊपर वहां उसने पर भी लगातार देखिए यार, ये बहुत जो टैक्स पेयर के लिए उन्होंने रूल बनाए हुए हैं, 7 लाख के ऊपर मतलब 1 रुपया भी गया तो वो जी आ जाएंगे उस लिस्ट में। ये जो बिल इतने यूनिट हुए तो इतना रेट लगेगा, 1 यूनिट भी ऊपर हुआ तो जी वो कीमत ही बदल जाएगी। वो देख रहे भाई साहब के इंडिया में कितने लोग जो है वो 1% जो लोग टैक्स देते हैं ना 15%। इंडिया में हाँ। 15%। अच्छा, नहीं 2% मेरे ख्याल में। इंडिया में इंडिया के अंदर 2%, चाइना के अंदर 15% और 15%, अमेरिका के अंदर 80%। 88% है। 80 के लगभग है। चलो 80-88। तो वो टैक्सी अमेरिका वाले इतने लेते हैं तो उनकी इकोनॉमी तो बड़ी होगी, तो भाई लोगों को सहूलतें भी तो वो देते हैं। बिल्कुल। अभी जो मेरे अदनान भाई के होते हैं ना, वो कजन और भाई भी होता है अमेरिका में, तो वो जब काम नहीं कर रहे होते ना, जब कोरोना काल आ जाता है तो वो घर में फ्री बैठे होते हैं ना, उस वक्त 500 700 डॉलर उनको मिलता है। तो वो अगर इधर हम कैलकुलेशन लगाएं तो वो 1.5 लाख रुपया बन जाता है। तो उनको घर बैठे लोगों को 1.5 लाख रुपया मिलता है, तो वो टैक्स भी तुमसे उसी हिसाब से लेते हैं। ऐसी बात है, मतलब लोगों का पैसा ट्रांजैक्शन लोगों पर बैंक के इस जरिए होती तरीके है से और खर्च वो करते हैं। टैक्स काटते रहते हैं। सही। हमारे यहाँ भाई क्या होता है, जो ना तो कोई अगर टैक्स पेयर है ही नहीं बिल्कुल। ज्यादा नगद होता है, जो ट्रांजैक्शन जो है वो सादा कैश में ही करते यार हैं। करप्शन है तारक भाई, जो टैक्स जिधर पे करना होता है वहाँ कुछ उस मुट्ठियों की गरम कर दी। हाँ, जिन पर लागू होता है वो भी पूरा अकाउंट में नहीं हेरा करते फेरी हैं। करते हैं, अकाउंट में हेरा फेरी हो जाती है, तो गवर्नमेंट टैक्स जो करनी होती है, इसी वजह से तो पीछे टैक्स की बेस पर ही कंट्री चलता है। अगर टैक्स जो हालांकि- टैक्स पेयर नहीं पे करेगा हाँ, तो गवर्नमेंट मुल्क- के खाते पैसा में कहाँ से गवर्नमेंट आएगा? कैसे आपको सब्सिडी देगी? टैक्स पेयर वो को आपके ऊपर कैसे गवर्नमेंट बोझ सहूलतें डालेगी? भी देती है, टैक्स पेयर को सहूलतें देती है गवर्नमेंट। लेकिन क्या करें, पाकिस्तान में हालत ही ऐसे लोग जो हैं वो जो बड़े बड़े मगरमच्छ हैं वो भाई अकाउंट में हेरा फेरी करके टैक्स की चोरी कर लेते हैं। बिल्कुल। तो हालत भी तो यही है ना पाकिस्तान की, हर साल घाटे में जाता है। सिर्फ और सिर्फ आर्मी का जो बजट है वो बढ़ाते हैं, यहाँ पे एजुकेशन का हाँ, बजट तालीम का कम कर लिया, पीछे रह क्या गया भाई। तो इंडिया का जो बजट वो उन्होंने बड़ा है अपना ना इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, वो बढ़ाया है। भी बहुत वो इतने ज्यादा रोड सड़कें बन रही हैं भाई साहब, तो वो मतलब कि नौकरियों रेलवे की देख लो। तरफ ख्याल थोड़ा सा कम कर लिया तो वो उस शोबे में बढ़ा दिया। भाई इंफ्रास्ट्रक्चर ताकि- तो जरूरी है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर जितना ज्यादा हाँ। बढ़ाएंगे उतना ज्यादा लोगों को economy ज्यादा काम मिलेगा, बूस्ट लोगों को मिलता है ज्यादा इकोनॉमी काम को। मिलेगा, बिल्कुल। ये चाइना जो है इसकी इकोनॉमी का पीछे राज भी यही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाते जाते हैं, नए शहर बनाना शुरू कर दिए, इसके घाटा भी कभी कभी बढ़ जाता है,
लेकिन नए शहर बनाए, रोड जो है वो बनाए, सारा कुछ बनाए, हाँ, तरक्की तो बहुत तरक्की सही है। तरक्की मिलती है, लोगों को रोजगार मिलता है, इकोनॉमी को फायदा मिलता है। जी, जितना ज्यादा कारोबार चलेगा उतने ही कुछ आवाम होगी। सही बात। तो जब काम ही ठप हो जाएंगे तो फिर कंट्री वो गवर्नमेंट को टैक्स कहाँ से आएगी? नहीं, बाकी मतलब कुल मिला के तो ठीक ही रहा ये बजट अपना, ये जो है इसरो वाला, हाँ, वो- इसमें चलो कम ना करते उतना जितना हाँ, था अभी सही उतना बात है, रखते नासा के थे। साथ जो है वो मुकाबला कर रहा है, टक्कर दे रहा है। जी, तो जिस तरह यूके वाले भी अभी इसरो का इस्तेमाल करते हैं वो अपने फ्लाइट लॉन्च करने के लिए, तो चाहिए था कि इंडिया को, ये तो अच्छा शोबा है, इसके बजट नहीं कम करना चाहिए था। बाकी जो है वो तो निजाम आस्ता आस्ता चलते रहेंगे। बजट ज्यादा होगा तो भाई साहब और ज्यादा मेहनत की जा सकती है, बिल्कुल जी, और ज्यादा बड़े प्रोजेक्ट लाए जा सही सकते बात हैं। है। तो जिस तरह सूरज पे जाने का भी मिशन जो है वो बनाया जा रहा है इंडिया में, तो लोग जाएंगे भी एक दिन। अच्छा, आर्मी का जो बड़ा बजट बढ़ाया गया उसके अंदर सैलरी और पेंशन की मद में वो चला जाएगा, मतलब कि और सही महंगाई है, कितनी बड़ी है? सच्ची बात है। महंगाई कितनी उस बड़ी है? लिहाज से अब जिस फौजी की तनख्वाह पहले बिलफर्ज 30,000 रुपए है, तो इस साल में उसका गुजारा नहीं होगा ना, दूसरी चीजें महंगी हो जाएंगी, पाकिस्तान उस में- हिसाब से उसकी तनख्वाह बढ़ाएंगे तो उसका सर्कल चलेगा। अभी पाकिस्तान में नहीं जो चलेगा। बजट जाएगा घाटे में जाएगा तो फिर कर्जा लेंगे बजट को और पूरा इधर करने की के तो बात कर्जा ही तो छोड़ो उधर ना की जो भाई। डेफिसिट अकाउंट है किसी वो हमारा थोड़ा सा ज्यादा ही हो जाता है ना। 16 लाख तो उन्होंने कर्जा लेना है, वो पब्लिक से 10 करोड़ लेते हैं ना, अपनी पब्लिक से ही। नहीं वो बाहर से लेंगे, बाहर से। बाहर से, हाँ, वो बाहर से लेते हैं। मेरे ख्याल से तो वो जिसके bond 20% issue तो इंटरेस्ट तो रेट बाहर में से बोल रहे लेते थे, हैं, 1 bonds पैसे issue 1 करते रुपए के हैं। ऊपर इतने पैसे जो इंटरेस्ट नहीं रेट तो वो अपनी पब्लिक भी देती है ना। अपनी पब्लिक भी पे करती है। वो सरकारी भी, अंदरूनी बैंक भी देते हैं कर्जे, हाँ। और बरौनी बैंक से भी देते हैं। अंदरूनी के देना आसान होता है, बरौनी का मुश्किल होता है क्योंकि वो डॉलर में देना होता है। हाँ। डॉलर जो है वो कम होते हैं। सही। इंडिया के पास इसलिए कर्जा ले सकता है, उसको टेंशन नहीं, क्योंकि उनके हाँ, पास फॉरेन रिजर्व रिजर्व पड़े, हमारे पास तो है नहीं। बिल्कुल। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर था कमेंट सेक्शन में कि इस दफा का बजट जो है वो जो खास करके उनको फर्क पड़ता है जो सैलरी वाले बंदे होते हैं, जिनको सैलरी मिलनी होती है। तो बाकी जो दुनिया का निजाम तो भाई वैसे ही चलना है, हर बंदा मजदूर है, उसने अपना काम करना है, प्राइवेट वाले ने अपना खाना है। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर था कमेंट सेक्शन में, मिलते नहीं मेरे साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।